चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास मुगल साम्राज्य का पतन। यहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है और मैं आपको पढ़ते-पढ़ते आपको ये आगे की चीज़ें समझाता चलूँगा और बताता चलूँगा। जैसा कि मेरे नोट्स में सामने लिखा है, मैं आपको सबको बता देता हूँ, ये विज़न आईएएस मेंस का नोट्स है। ये प्री प्लस मेंस दोनों को मिला के एक साथ हमारा सिलेबस को कवर करता है। ये इस तरह से इसे बनाया गया है या जो कह लीजिए डिसाइड किया गया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है, वो ज़हीरुद्दीन बाबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1526 ईस्वी में की गई थी। पानीपत का जो पहला युद्ध होता है 1526 में, वो उसकी जीत के बाद मुगलों का जो वंश था, उनकी जो वंशावली थी, वो सारा कुछ हमारा बढ़ने लगा। वो डेवलप होता गया मतलब मुगलों का। और ये उसके बाद जहांगीर, बाबर, अकबर, शाहजहां ये सारे आते गए और राजाओं की पीढ़ियाँ चलती गईं, मुगलों की, सुल्तानों की। फिर होता क्या है कि आते-आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड है 1657 से 1707 ईस्वी तक। इसके बाद जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई या मरा वो बंदा, तो उसके बाद से मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्रीय विस्तार, उसके टाइम तक तो क्षेत्रीय विस्तार चरम सीमा पे था। लेकिन वो जिसके मरने के बाद औरंगज़ेब के समय में, उसके मरने के समय के बाद और उसके टाइम पे ही विघटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो औरंगज़ेब के जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, यानी जो आने वाली पीढ़ियाँ थीं, वो इस चीज़ को रोकने में और भी नाकाम रही। औरंगज़ेब के द्वारा किए गए क्षेत्रीय विस्तार ने साम्राज्य विस्तार की जो शक्ति को बढ़ाना के बजाय इसकी नींव को कमज़ोर कर दिया। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण ये था कि औरंगज़ेब की सामाजिक धार्मिक नीतियाँ, वो नीतियाँ जो उसके पूर्वजों के ठीक विपरीत थी। जैसे अकबर को ग्रेट कहा जाता है। सभी ने भले भारत में थे, मुस्लिम थे, लेकिन फिर ने सभी ने गैर मुस्लिमों के प्रति सहिष्णु भाव रखा, लेकिन इसने पूरी तरह असहिष्णु भाव रखा। वैसे क्या पतन के कारण थे? आइए हम इस पे बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम आते हैं कि पतन के कारण क्या-क्या थे। मैं अपने नोट्स को थोड़ा आगे की ओर खिसकाता हूँ ताकि हम पूरा का पूरा एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो आता है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में आप देख रहे हैं कि मुगल शासन व्यवस्था में, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर देता हूँ। मुगलिया शासन व्यवस्था, थोड़ा-सा बड़ा हो जा भाई, अरे ज़्यादा हो गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। देखिए, औरंगज़ेब के निःशक्त उत्तराधिकारी मुगल शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होने के कारण सम्राटों के व्यक्तित्व पर अधिक निर्भर थी। जैसा कि पहली लाइन में लिखा है कि जो मुगलिया शासन व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज़ थी। तो सेंट्रलाइज़ होने की वजह से वो सम्राट के पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती थी। तो इस प्रकार मुगल शासन व्यवस्था में कमज़ोर सम्राट हैं, उनका प्रशासन पे जो भी प्रभाव था वो साफ दिखने लगा। तो औरंगज़ेब के बाद जो भी सुल्तान या राजा जो भी गद्दी पे बैठे, वो कमज़ोर ही साबित हुए। अतः वे आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में अच्छे से हैंडल कर पाने में असमर्थ रहे। अब दूसरा है साम्राज्य का वृहदाकार। भाई, साम्राज्य की अगर हम बात करें, तो एक तो था हमारा पूरा का पूरा गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, और उसके बाद पूरा का पूरा आता है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में साम्राज्य के विस्तार को आप देखेंगे, तो इनका विस्तार ठीक-ठाक था। तो 1687 ईस्वी में तक औरंगज़ेब ने दक्कन के प्रांत, बीजापुर, गोलकुंडा, मुगल सम्राट, इन सब में मिला लिया। इसके बाद वे कर्नाटक में मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील हो गया। तो विजयी क्षेत्रों में बिना किसी ठोस प्रशासन व्यवस्था पहले तो जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद उस जगह पे कोई सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं रख सके और आगे की लड़ाई करने चल दिए। तो जैसे होता क्या गया कि जहाँ जीते वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कमज़ोर होता गया। साम्राज्य कमज़ोर होने से जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, जैसे मराठा है, इन सब का उदय हुआ और इन लोगों ने
मुगलों के साथ मिलके जो उनके दरबारी मुगल अमीर थे, षड्यंत्र का अवसर मिला। साथ ही साम्राज्य की भौगोलिक विविधता, भाई उत्तर भारत का टेम्परेचर, दक्षिण भारत का टेम्परेचर, मानसून, वहाँ की ज़मीन, चलने की प्रक्रिया, पहाड़, इन सारे कुछ फैक्टर थे जो उन्हें परेशान करते थे। फिर हमारा आता है मुगल अभिजात वर्ग का पतन। ये क्या होता है? देखिए, जब मुगल भारत आते हैं, तो उनके पास एक साहसिक चरित्र हुआ करता था। उनके परंतु ज़्यादा धन, विलास और अवकाश ने मतलब छुट्टी ने, विलासितापूर्ण जीवन ने, पैसे ने उनको उनके कैरेक्टर को खराब कर दिया। वे एक अयोग्य उत्तराधिकारी विहीन रह कर दिया। तो उनके अधःपतन का मुख्य कारण था अभिजात वर्ग का एक बंद निगम के रूप में काम करना। एक दूसरा कारण असाधारण जीवन शैली, विलासितापूर्ण प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें भी थी। तो इन सब के कारण जो बड़े-बड़े जागीर होने के बावजूद भी कई वर्ग दिवालिया हो गए और इसका पतन प्रारंभ हो गया। परंतु अमीरों के वर्ग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हीं के मध्य मुर्शिद कुली खां, निजाम उल मुल्क, सादत खां, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने अच्छी खासी मजबूत प्रशासन व्यवस्था को स्थापित किया और उसका विकास भी किया। अब कुछ दरबार में गुटबंदी की हम बात करते हैं। तो दरबार में गुटबंदी, देखिए औरंगज़ेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा वर्ग, उमरा यानी एक प्रकार से अधिकारी लेवल का वर्ग, कई प्रभावशाली गुटों में बँट गए। तो इन गुटों ने साम्राज्य में शाश्वत राजनैतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी। मतलब ये जो गुट थे इन्होंने पूरे अपने राज्य में एकदम सीधे तरीके से राजनीतिक अशांति का माहौल पैदा किया। सभी गुट का अलग-अलग प्रयास रहता था कि वो साम्राज्य के कान भरे, एक-दूसरे की खिलाफत करें। तो ये गुट आपस में छोटे-छोटे युद्ध में लड़ते रहते थे और विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भी ये गुट एक नहीं हो पाए और आक्रांताओं ने मिलकर, जो बाहरी लोग आते थे, उन सबने मिलकर जो बाहर से भी आते थे, उनके साथ भी युद्ध में लग जाते थे। इससे साम्राज्य का शासन कमज़ोर होता गया, लुप्तप्राय हो गया। यहाँ तक कि जो निज़ामुल मुल्क और बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह से मिलकर दिल्ली प्रशासन के खिलाफ षड्यंत्र किया और अपने स्वार्थों के लिए साम्राज्य के हितों का बलिदान कर दिया। कुछ तो है उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। देखिए, मुगलों में ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठाधिकार का मतलब कि जो कई भाई होते थे, तो सबसे बड़ा वाला भाई राजा ना बनेगा, कोई भी बनेगा। तो ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था। अतः मुगल शहजादे सम्राट बनने के लिए खुद को समान के रूप में योग्य समझते थे और अपने दावे के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे, अकबर अकबर के कई सारे बेटे जो थे लड़े, फिर शाहजहां, जहांगीर जो भी ऐसे, तो इन सब में ये लड़ाई होती रहती थी। शक्तिशाली शासक निर्माता उमरा वर्ग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए शासकों के सिंहासन पर बैठाते और उतारते। जो उमरा वर्ग था, ये कुछ आज की राजनीति से समझ लीजिए, जैसे हमारे लोकसभा में जिसको पूर्ण बहुमत होता है, वो भारत की गद्दी पे बैठा है, नहीं है तो भैया विपक्ष में बैठा है या उसके लायक भी नहीं है, ऐसे समझिएगा बात को। अब आता है एक मराठों का उत्थान। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था मराठा, पेशवाओं के अधीन मराठाओं का उत्थान। तो उत्तर भारत की राजनीति में मराठे सबसे पावरफुल बनकर उभरे। मुगल दरबार में सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे। इसके साथ ही मराठों ने भारत को अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांताओं से बचाने का प्रयास किया। हालांकि मराठे भारत में एक अस्थायी सरकार बनाने में असफल रहे, फिर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत ही योगदान दिया। अब हमारी बारी है सैन्य कारण। तो मुगल विघटन का एक अन्य कारण मुगल सेना की क्षमता में कमी आना, उनके मनोबल में कमी होना। मुगल साम्राज्य के विघटन के मुख्य कारणों में एक सेना का नैतिक पतन माना जाता है। इसका मुख्य स्रोत सेना की संरचनात्मक कमजोरियां, अनुशासन की कमी। ये आप आज के भी समय में देख सकते हैं कि हम सब पढ़ाई करते हैं, 2 दिन 4 दिन मन लगा के हो, इसके बाद किसी दिन डल पड़ गए या बहुत सारा काम आ गया, कुछ भी आ गया। लेकिन हमें निरंतरता से काम को करना चाहिए। तो अभ्यास का अभाव, साथ ही उनके पेशेवर प्रशिक्षण भी नहीं मिलता। सैन्य अपराधों के लिए कोई नियमित सजा नहीं थी। औरंगज़ेब के द्वारा भी राजद्रोह, कायरता और युद्ध के समय कर्तव्य की उपेक्षा जैसे मामलों की अनदेखी की गई। इसके अलावा मुगलों की सैन्य व्यवस्था
की कमज़ोरी के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि उनके हथियार या युद्ध तरीके काफ़ी पुराने हो चुके थे। तो ये भी एक प्रकार का फैक्टर है कि उनको युद्ध में या उनके मुगल साम्राज्य के विघटन में एक सपोर्ट कर रहा है, कैसे हम डूब रहे हैं। अब आता है जागीरदारी। देखिए, जागीर का मतलब होता है ज़मीन का एक टुकड़ा। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जागीर, एक होता है खालिसा। खालिसा का मतलब होता है कि वो भूमि का जो हिस्सा है, ज़मीन का जो हिस्सा है, वो पूरी तरह से राजा के कंट्रोल में, राजा मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सुल्तान के कंट्रोल में होगा। बट जागीर का मतलब होता था कि मान लो कोई एक अधिकारी है, उसको ऐसा मुझे पेमेंट देना है, तो मैं उसको ज़मीन का एक हिस्सा दे दूँगा कि ले भाई तू रख। इसमें तुम्हें जो भी अनाज उपजेगा उसका रेवेन्यू वसूलना और उससे अपनी तनख्वाह समझना। तो औरंगज़ेब के शासन के अंतिम काल में प्रशासनिक खर्चे को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जागीर भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तित किया गया। अब देखिए, जागीर भूमि थी, उसको खालिसा भूमि में कन्वर्ट किया गया। तो दूसरी ओर नए मनसबदारों की नियुक्ति जारी रही, जिससे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही उस टाइम पीरियड में क्षेत्रीय प्रशासन कमजोर होने लगा और जागीरदारों की जमादानी और हासिलदानी में आने वाले अंत में मनसबदारों की सैन्य स्थिति को कमजोर किया और ये मुगल साम्राज्य के ऋण कहलाते थे। इस तरह से कुछ हम आते हैं इकोनॉमिकल कारण देखते हैं। आर्थिक कारण की अगर हम बात करें, तो शहजादे के समय में टैक्स की दर को उत्पादन के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमने 1 क्विंटल अनाज पैदा किया 100 किलो, तो आधा यानी 50 केजी हमें राजा को देना। भव्य इमारतों के निर्माण पर शाहजहाँ के द्वारा किए गए खर्च, इतिहास गवाह है हमारा ताजमहल बोझ पड़ा। औरंगज़ेब के दीर्घकालीन दक्षिण युद्ध, इस इन सब चीज़ों ने जो राजकोष था उसे खाली किया, अपितु देश के व्यापार और उद्योग धंधों को भी इम्पैक्ट डाला गया। औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को वित्तीय दिवालियेपन का सामना करना पड़ा, जिसकी शुरुआत औरंगज़ेब के समय और उसकी मृत्यु के बाद हो गई। तो युद्ध में सेना के आवागमन से खड़ी फसलें नष्ट हो गईं, कृषकों ने तंग आकर खेती-बाड़ी करना छोड़ दिया, लूट-मार शुरू कर दिया। तो इन सब के परिणाम क्या हुए कि माल मिलने में कठिनाई हुई भाई, जब फसल नहीं पैदा होगी, तो अनाज की कमी हो गई। तो इस प्रकार से टैक्स फार्मिंग प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें क्या होता था कि निजी नागरिकों या समूहों को कर राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी से अपना सहारा लिया गया और इस पद्धति का सरकार से ज़्यादा लाभ नहीं हुआ और लोगों को स्थिति और खराब पे खराब होती चली गई। अब हम आगे की देखते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के काल में देसी जो बैंकिंग था, बीमा था, व्यापारिक संस्थान थे, साम्राज्य के महत्वपूर्ण सहयोगी थे। लेकिन औरंगज़ेब की मौत के बाद जो भी हमने संस्थानों के नाम लिए, इनमें क्षेत्रीय शक्तियों में अधिक स्थायित्व के का लक्षण दिखाई देने लगे और उन्हें सहयोग देना प्रारंभ किया। तो इससे मुगल साम्राज्य आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ने लगा। खेती की बात करें, कृषि क्षेत्र में नगण्य निवेश, बहुत कम मात्रा में इन्वेस्टमेंट, आश्रितों की संख्या बढ़ना, भू राजस्व के दर में बढ़ोतरी, कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ना होना, शहरी जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से जो सरप्लस था उस पे निर्भर रहना, ये कई सारे फैक्टर थे जो मुगल सल्तनत को कमज़ोर कर रहे थे। कुछ सामाजिक कारण भी थे, जैसे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार ने भी सामाजिक असंतोष को बढ़ावा दिया। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के अभाव के कारण भी लोगों में एक गुस्सा था, एक गुस्से की भावना थी। गरीबों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देना और जो गैर मुसलमान हैं, मतलब कुल मिला के मुस्लिमों को छोड़कर, तो ये सारी चीज़ें सामाजिक फैक्टर थी। अब हम आते हैं कुछ धार्मिक कारणों पे। धार्मिक कारणों की अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब स्वभाव से ही बड़ा कट्टर था और इस्लामी कानून के अनुसार वो काम करना उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन इस कानून का विकास, जो इस्लामी कानून है, इस कानून का विकास हुआ था भारत के बाहर, यानी भारत में नहीं हुआ था। तो अब आप भारत में हैं और बाहर के कानून को भारत में लगाना चाहते हैं, तो उतना अच्छा कारगर सिद्ध तो होगा नहीं, सीधी-सी बात है। और यहाँ की परिस्थिति और वहाँ की परिस्थिति यानी बाहर परिस्थिति अलग होती है। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कानून अच्छा काम करेगा, लेकिन वही है औरंगज़ेब, जो भारत में कारगर सिद्ध नहीं हुआ
और औरंगज़ेब ने कई अवसरों पर अपनी गैर मुसलमान प्रजा की भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया। मंदिरों के प्रति उसकी जो अपनाई गई नीतियाँ और इस्लामी कानून, इन सब के आधार पर जजिया को दोबारा लागू करके न तो मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सका और न इस्लामी कानून पर आधारित राज्य की प्रति उसकी निष्ठा प्राप्त कर सका। तो इस नीति के कारण जो सतनामी है, बुंदेले हैं, जाट हैं, इन सब ने क्या किया? विद्रोह कर दिया और दूसरी ओर इस नीति के कारण हिंदू भी उनके खिलाफ हो गए और ऐसे वर्ग शासक हो गए जो राजनीतिक या अन्य कारणों से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध थे। अब कुछ औरंगज़ेब की हम आते हैं दक्षिण की नीति। देखिए, दक्कन में लगातार युद्ध जारी रखने से औरंगज़ेब की गलत नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक साबित हुई। ये युद्ध 27 साल तक चले और इसमें मुगल साम्राज्य में जो संसाधन थे, उनकी ठीक-ठाक हानि हुई। अब कुछ बाह्य आक्रमण की हम बात करते हैं और यूरोपियों को आक्रमण। देखिए, सन 1739 में फेमस है नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह के आक्रमण ने मरणासन मुगल राज्य का बहुत आघात पहुँचाया। मरणासन मतलब मरने की कगार पे ही है, खत्म होने में हुआ है और लूट-पाट डाली। तो राजकोष खाली हो गया, सैनिकों की जो कमज़ोरी थी, वो साफ-साफ दिखने लगी। जो लोग मुगल नाम से थोड़ा बहुत डरते थे, अब उन्हें पता चल गया कि भैया ये फटा ढोल है, बस हो गया, बचता-बचता नहीं। तो वे अब सिर उठाने लगे और मुगल सत्ता का खुलकर अवहेलना करने लगे, बुराई करने लगे। अब मुगल सैन्य दुर्बलता के कारण 18वीं शताब्दी में भारत में सैनिक सामंतशाही का बोलबाला हो गया। यूरोपीय कंपनियां सैनिक सामंत बन गईं। शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों में व्यापार और सैनिक सत्ता से आगे निकल गईं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय लाभ ने मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो इसी मुगलों से फरमान लेती है, गोल्डन फरमान, और ये बहादुर शाह जफर बोलता है कि आप मात्र 3000 रुपया दे दो और पूरे ये जो बंगाल का इलाका है खूब व्यापार करो। तो इन सारे कारण थे जो मुगलों को उन्हें कमज़ोर करने में मदद कर रहे थे। इस प्रकार से कुछ नई शक्तियों का भी उत्थान होता है। आइए हम देखते हैं नई शक्तियों का उत्थान। देखिए, पंजाब में सिख, राजपूताना में राजपूत, रुहेलखंड में रुहेला सरदार, आगरा और मथुरा में जाट, ये काफ़ी मजबूत हो चुके थे। बंगाल, अवध और हैदराबाद, इन सब ने अपनी-अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पहले ही कर दी थी। जैसे बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में शहादत खां, हैदराबाद में चिनकितलिज खां या निजामुल मुल्क, जो भी हैं, आइए हम इस पे आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, मुगलों के पतन के क्या परिणाम हुए? जब ये मुगल इनका पतन तो हो गया, तो इसके पतन के क्या-क्या परिणाम हुए, इस पे चर्चा करते हैं। पहली बात तो जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन के लिए भारत के द्वार खुल गए। भारतीयों को एक सूत्र में बाँधने वाली कोई प्रणाली नहीं रही। ऐसी कोई ताकत नहीं बची कि जो पश्चिम से आने वाली शक्तियों से लड़ सके। भाई, जब तक मुगल थे, जो बाहरी आक्रमण होता था उससे लड़ते-भिड़ते थे। बट अब जब यही कमज़ोर हो गए, तो बाहर से कोई भी आए। भाई, हमारे जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, जो आज का पंजाब है, कुरुक्षेत्र है, हरियाणा है, इसे भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता था। तो यहाँ से आपने जितना भी देखा होगा, 1191 से हम स्टार्ट करें, 792 से स्टार्ट करें, जितने भी वायु आक्रमण हुए सब इसी रास्ते से तो हुए। तो उस रास्ते पे कोई ऐसी ताकत नहीं बची जो इन्हें रोके। स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ अपने प्रभाव का क्षेत्र विस्तार करने लगी। अब जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो लोकल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे मराठा, राजपूत, रोहेल, जाट, इन सब लोगों ने अपने आप को ग्रो अप करना शुरू किया, उठाना शुरू किया और ये अपनी ताकत को दिखाने लगे। कई रियासतें आज़ाद हो गई, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। निष्कर्ष क्या है? आइए हम निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। निष्कर्ष के बाद हम अपना दूसरा चैप्टर या दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। निष्कर्ष ये है, समग्र रूप में यह निष्कर्ष निकलता है कि मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं संगठनात्मक कारणों से संगठनात्मक कारणों से हुआ। अकबर की नीतियों से विघटन के तत्वों पर कुछ समय तक प्रभावशाली नियंत्रण रखा गया, जो अकबर ने कुछ किया था, लेकिन समाज व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन कर पाना
अधिक जटिल था। जब तक औरंगज़ेब ने सिंहासन सँभाला, विघटन की जो सामाजिक और आर्थिक शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली हो चुकी थीं, इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए औरंगज़ेब में राजनीतिक जो योग्यता और दूरदर्शिता दोनों की कमी साफ दिखाई देती है। वह ऐसी नीतियों के पालन में भी असमर्थ रहा, जिनसे परस्पर विरोधी तत्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती थी। इस प्रकार देखा जाए तो औरंगज़ेब न केवल परिस्थितियों का शिकार, बल्कि उसने खुद को ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने में योगदान दिया, जिसका वह स्वयं शिकार बना। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्षेत्रीय शक्तियों, रीजनल पावर्स का उदय। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।